दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज के बारे में। आप सभी ये जानते हैं कि कितनी कॉमनली आजकल फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग हो रही है। आपको कहीं पर भी लोग मोबाइल पर कैंडल स्टिक चार्ट्स पढ़ते हुए मिल जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा जो कॉन्सिक्वेंस आया है वो ये है कि लास्ट 3 इयर्स में लगभग 93% रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा लूज किया है। राइट, तो इट इज बिकमिंग अ न्यू प्रॉब्लम इन आवर इकोनॉमी, जहां पर लोग अपना पैसा, हार्ड अर्न मनी भी लूज कर रहे हैं बिकॉज वो कहीं ना कहीं ये एडवर्टीजमेंट्स और इन सभी चीजों के चक्कर में आकर वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्विक बेनिफिट्स अर्न करना चाहते हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। हम अगर पुराने इंडिया की बात करें आज से 30 साल पहले, तो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते थे, वो उन चीजों पर बिलीव करते थे, भले ही उनकी यील्ड बहुत कम हो, तो वो सेफ एसेट्स पर बिलीव करते थे। आज इंडिया में एक नया रेवोल्यूशन आया है जिसमें लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं, ऑल्दो दीज इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट रिलायबल। आपके सामने हेडलाइन है और इस पर आप देख रहे हैं कि ओवर 93% रिटेल ट्रेडर्स लॉस्ट मनी इन एफएनओ इन लास्ट 3 इयर्स। किसने बोला? सेबी ने बोला। सेबी, राइट, जो इसको रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है। 1.8 trillion losses in FNO between FY 2022 and 2024, right? 75% of the traders they continued. इतना लॉस बुक करने के बाद भी लगभग 3/4 ट्रेडर्स हैं जो कि इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू गेट सम काइंड ऑफ लाइक थोड़ा सा प्रॉफिट भी मिल जाए, कुछ प्रॉफिट मिल जाए, डेली प्रॉफिट मिल जाए, कोई ऑल्टरनेट इनकम का सोर्स डेवलप हो जाए, इसलिए एफएनओ का यूज कर रहे हैं। दे डोंट रियली नो अबाउट द डायनामिक्स, द स्ट्रेटजीज एंड द मैकेनिज्म जो हमें फॉलो करना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग में। राइट, यहां पर कुछ और डेटा है कि अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट सर्वे बाय द सेबी ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स 93% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स लॉस्ट एन एवरेज ऑफ 2 लाख पर डीलर। 2 लाख रुपए हर एक ट्रेडर ने एवरेज बेसिस पर हारे हैं, लूज किए। राइट, तो जिस तरीके से हमारे यहां इनकम बढ़ रही है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि लोग अपनी इनकम जो भी जनरेट कर रहे हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं इन्वेस्ट करके जल्दी से जल्दी, कि भाई इन्फ्लेशन कहीं हमारी जो सैलरी है, जो हमारी इनकम है, उसको खत्म ना कर दे। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपनी इनकम को बढ़ाएं, शॉर्ट टर्म गेन्स करें। According to the latest statistics, the percentage of individual investors who lose money on futures and options increased to 91.1%। पहले कम लोग थे, 89% लोग ही केवल लूज करते थे, और अब ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स लगातार डेटा बढ़ता चला जा रहा है। डिस्पाइट कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ लॉसेस, 2 साल लगातार लूज करने के बाद भी 75%, 3/4 ऑफ देम दे कंटिन्यूड। राइट, तो इससे पता चलता है दिस इज बिकमिंग मोर लाइक एन एडिक्शन। ठीक है, आप 2 लाख रुपए लूज कर रहे हो तो आप थोड़ा सा पुल बैक करते हो अपने आप को कि नहीं भाई, हो सकता है कि ये जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं ये सही नहीं हो, तो मैं अब सेफर एसेट्स में इन्वेस्ट करूंगा। मैं ऐसी एसेट्स में इन्वेस्ट करूंगा जो लॉन्ग टर्म रन में मुझे साथ देंगे। हो सकता है मैं 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करूं, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करूं। बट पीपल आर इन्वॉल्व इन इंट्राडे ट्रेडिंग, दे डोंट इवन नो अबाउट एफएनओ। उनको पता भी नहीं है प्रॉपरली कि एफएनओ का रियल यूज क्या होता है, किस तरीके से गवर्नमेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस ट्रेडिंग। राइट, तो वो पूरी तरीके से तख्ता पलट कर सकती हैं, बात बदल सकती है मार्केट में। राइट, तो हम कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, बट देयर आर वेरी बिग इन्वेस्टर्स जो कि पूरी तरीके से मार्केट के सेंटिमेंट्स को कभी भी चेंज कर सकते हैं। द नंबर ऑफ रिटेल ट्रेडर्स हैज ऑलमोस्ट डबल्ड इन द लास्ट 2 इयर्स। राइट, तो आज हम देखेंगे कि 18-19 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा भी यूट्यूब का वीडियो देखने के बाद एफएनओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहता है, वो चार्ट्स पढ़ना चाहता है। ही इज नॉट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, वो इसी तरीके की चीजें करना चाहता है कि इजी मनी किसी तरीके से आ जाए। राइट, ऑलमोस्ट 7.3 मिलियन इंडिविजुअल्स, मतलब 73 लाख लोग FY24 में ऑलरेडी अपना पैसा लूज कर चुके हैं। ईच ट्रेडर्स एवरेज नेट लॉसेस इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन फीस वाज अराउंड 1.2 लाख। राइट, इन 24 proprietary traders and foreign portfolio investors FPIs reported gross trading gains of 33,000 crore and 28,000 crore। FPIs को इससे 28,000 करोड़ का फायदा हुआ है। ठीक है, तो आज हम प्रॉपरली समझेंगे कि एफएनओ होता क्या है,
ये एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज कब कब किया जाता है, इनके क्या क्या फीचर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अगर आज मान लीजिए मैं सोचूं कि मुझे कोई कमोडिटी, मुझे किसी चीज की जरूरत है, मुझे डॉलर्स खरीदने हैं, राइट। मुझे 1 साल बाद या 6 महीने बाद मुझे अमेरिका जाना है, मुझे डॉलर खरीदना है, और मुझे लगता है कि 6 महीने बाद ये प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगा, हाइक आ जाएगा डॉलर में, तो मैं आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट का पार्ट बन जाऊंगा कि भाई मैं आज ही आपसे $1000 इस प्राइस पर खरीदता हूं, आज ही मैं आपसे $1000 इस प्राइस पर खरीदता हूं, और मैं 6 महीने बाद आपसे खरीदने के लिए ऑब्लिगेटेड हूं, मतलब मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि मैं खरीदूंगा ही आपसे $1000 अगर मैंने बोल दिया तो, राइट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ऑब्लिगेशन डालते हैं बायर के ऊपर, राइट। इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन, अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल एन एसेट, like there can be commodities, currencies, stock indices at a predetermined price at a specified future date। कि भाई आज मान लीजिए सम सितंबर मंथ है, तो मैंने मार्च मंथ का डॉलर खरीद लिया, मुझे पता है कि डॉलर का प्राइस आगे चलकर बढ़ने वाला है, तो मैंने पहले ही खरीद लिया, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट में हाइक आएगा मुझे उसका फायदा मिलेगा। अगर मुझे पता है कि आगे चल करके मार्केट में प्राइस डॉलर का घटने वाला है, तो मैंने आज हाई प्राइसेस पर उसको सेल कर दिया, मैं एक सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, और 6 महीने बाद जब डॉलर का प्राइस घटेगा तो मैं उस डॉलर को बाय कर लूंगा, खरीद लूंगा, राइट। तो इसको मार्केट में किस तरीके से बोला जाता है, मार्केट में जब आपको पता है कि मार्केट का डाउन फ्लो, साउथवर्ड फ्लो होने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है, तो दैट इज कॉल्ड गोइंग शॉर्ट, ठीक है। तो यहां पर आप किसी भी कमोडिटी को बेचकर, हाई प्राइसेस पर बेचकर, पहले ही बेच लिया आपने, कॉन्ट्रैक्ट में बेच दिया है आपने, और बाद में खरीद लेते हो, और आपको खरीदना ही पड़ेगा, इवन इफ यू बुक लॉसेस, तब भी आपको खरीदना पड़ेगा, राइट। अगर यहां से एक कमोडिटी ऊपर की तरफ जाती है और आप बाय करते हो, देयर विल बी लॉस, ठीक है, क्योंकि आपने बेचा हुआ है ना। तो यहां से अगर बेचा कम में है, ऊपर गया खरीदा तो लॉस होगा, बेचा ज्यादा में है, नीचे गया खरीदा तो प्रॉफिट होगा। इज दैट क्लियर। गोइंग लॉन्ग क्या है, गोइंग लॉन्ग है किसी भी कमोडिटी को पहले एक कॉन्ट्रैक्ट में खरीदना और उसके बाद उसको बेचना। अगर हमने खरीदा और ऊपर की तरफ गया तो फिर देयर विल बी प्रॉफिट, और अगर खरीदा जिस रेट पर है उससे नीचे गया तो देयर विल बी लॉस, देयर विल बी लॉसेस। फ्यूचर ट्रेड हमेशा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ही ऑब्लिगेटरी होते हैं, वो आपको फुलफिल करने ही करने हैं, देयर इज नो ऑप्शन टू ऑप्ट आउट, राइट। तो पर्पस क्या है, इट अलाउज ट्रेडर्स टू हेज अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशंस। प्राइस फ्लक्चुएशंस, आगे आने वाले समय में मार्केट में जो भी प्राइस फ्लक्चुएशंस आने वाले हैं उसमें आप अपनी किसी भी कमोडिटी को, किसी भी चीज को हेज कर सकते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, सबसे आइडियल एग्जांपल यही माना जाता है कि मान लीजिए एक किसान है, ठीक है, देयर इज अ फार्मर, ठीक, और इस फार्मर को यह लग रहा है, इस फार्मर को यह लग रहा है, इस फार्मर को यह लग रहा है कि इसकी जो व्हीट की क्रॉप है, इसकी जो व्हीट की क्रॉप है उसके प्राइस, उसका प्राइस जो है वो कम हो जाएगा मार्केट में, उसका प्राइस कम हो जाएगा मार्केट में, ठीक है, क्योंकि व्हीट जो है वो सस्ता होने वाला है मार्केट में, राइट। तो वो क्या करेगा, वो एक पुट ऑप्शन, वो एक सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अभी हाई रेट थे ना, ठीक है, तो एक सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट कर देगा, क्या करेगा, शॉर्ट करेगा, गोइंग शॉर्ट, ही विल गो शॉर्ट, ठीक है। तो वो शॉर्ट करेगा और जितनी उसकी क्रॉप है ना, जितना वो यील्ड समझ में आ रहा है उसको कितनी यील्ड आ जाएगी, उतना शॉर्ट करेगा, हाई प्राइसेस पर सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा, और उसको जब इसकी क्रॉप मैच्योर हो जाएगी तभी के लिए बाय के कॉन्ट्रैक्ट में डाल देगा, ठीक है। मान लीजिए कि क्रॉप का रेट गिरा, क्रॉप का रेट अगर गिरा तो इसने जो सेल कर रखा है हाई प्राइसेस पर वो नीचे गया, तो उससे इसको फायदा होगा। इन केस ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए कि व्हीट क्रॉप क्या होती है, बढ़ जाता है उसका प्राइस, तो उसको ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें नुकसान होगा, मगर वो नुकसान यहां पर व्हीट की क्रॉप यील्ड ज्यादा उसके प्राइसेस मिलने की वजह से वो फुलफिल हो जाएगा। तो मतलब इस फार्मर का नुकसान ये बचा सकता है। दिस इज कॉल्ड हेजिंग, अपने रिस्क को कम करना, किसी भी एसेट पर, किसी भी कमोडिटी पर आने वाले रिस्क, प्राइस वॉलेटिलिटी, प्राइस के बदलने से, प्राइस फ्लक्चुएशन से आने वाले रिस्क को कम करने को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हेजिंग।
ठीक है, तो हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर ट्रेडिंग का यूज कर सकते हैं हेजिंग में, तो इनके लिए तो ये फायदेमंद है, गवर्नमेंट के लिए फायदेमंद है। बट जो इससे पैसा बनाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, भाई उनके लिए खतरनाक चीज है ये। ठीक है, तो द पर्पज इज टू हेज अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशंस और स्पेकुलेट ऑन फ्यूचर ऑन प्राइस मूवमेंट्स। ठीक है, तो दिस इज ऑब्लिगेटरी, बोथ पार्टीज इन अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑब्लाइज्ड टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट एट एक्सपायरेशन। ठीक है, तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो 100% ऑब्लिगेटरी होते हैं दोनों के लिए, बायर्स के लिए और सेलर्स के लिए। अब व्हाट आर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट? ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट नाम की क्या चीज है ये? ठीक, तो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट गिव्स बायर्स द राइट, ये खरीदने वाले को राइट देते हैं टू बाय और सेल। इसके पास राइट है, ऑब्लिगेटरी नहीं है इसके लिए बाय और सेल करना, अगर उसको अच्छा लगेगा वो बाय और सेल करेगा, बट उसको राइट मिल गया है टू बाय और सेल एट अ स्पेसिफाइड प्राइस विद इन अ टाइम फ्रेम। ठीक है, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने, राइट, 1 दिन। तो अगर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें आप बाय और सेल कर सकते हो, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन कर सकते हो। तो ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये एक्चुअली आपका राइट है। अगर आपको नहीं वो ऑप्शन परफॉर्म करना है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को नहीं परफॉर्म करना है, तो यू आर फ्री नॉट टू परफॉर्म। आप क्या करो, यू जस्ट ऑप्ट योरसेल्फ आउट, बट इसमें आपको लगातार एक कमीशन चार्ज आपसे किया जाएगा, वो कमीशन आपको देना पड़ेगा जो कि मिनिमल अमाउंट होता है। ठीक है, पर्पस क्या है? ऑप्शंस कैन बी यूज्ड फॉर हेजिंग, स्पेकुलेशन और टू जनरेट इनकम थ्रू वेरियस स्ट्रेटजीज। ठीक है, बहुत सारे तरीके के ऑप्शंस होते हैं। ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी, अनलाइक फ्यूचर्स दे आर नॉट ऑब्लिगेटरी, दे आर नॉट ऑब्लिगेटरी। मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल बताया था कि भाई मैंने क्या किया, मुझे लग रहा है कि आज मुझे डॉलर खरीदना है, ठीक है, और $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, और मुझे 6 महीने बाद ये डॉलर खरीदना है, 6 मंथ्स के बाद। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये डॉलर बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब डॉलर और मजबूत हो जाएगा, एंड इट कैन गो अप टू 85 रुपीज, इट कैन गो अप टू 85 रुपीज। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर डॉलर को फ्यूचर्स में ना खरीदकर मैं ये कर सकता हूं कि मैंने डॉलर को ना पुट ऑप्शन में डाल दिया। ठीक, पुट ऑप्शन मतलब मैंने डॉलर को पुट ऑप्शन में डाल दिया 85 रुपीज पर, राइट, मैंने डॉलर को पुट ऑप्शन पर डाल दिया 85 रुपीज पर। ठीक है, और मुझे यह भी पता है कि भाई हो सकता है, क्योंकि डॉलर का कुछ कहा नहीं जा सकता, युआन इज बिकमिंग, लगातार युआन क्या हो रहा है, युआन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, युआन लगातार स्प्रेड होता चला जा रहा है, तो हो सकता है आगे चल के डी डॉलराइजेशन हो जाए, डॉलर वीक हो जाए। वैसे ही फेडरल रिजर्व रेट कट कर रहा है, ठीक है, तो इसके कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएंगे। तो ये 80 से 75 भी हो सकता है, 80 से 75 भी हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पुट ऑप्शन तो डालूंगा 85 पर और कॉल ऑप्शन डालूंगा 75 पर, राइट, कॉल ऑप्शन डालूंगा 75 पर। अब मेरे पास इन दोनों ऑप्शंस में कोई नुकसान होने का चांस नहीं है, डॉलर किधर भी मूव करेगा मैं उस वाले ऑप्शन को परफॉर्म करूंगा और दूसरे वाले ऑप्शन को नहीं परफॉर्म करूंगा। मान लीजिए डॉलर बढ़ जाता है, मैं पुट ऑप्शन को परफॉर्म करूंगा, मैं प्रॉफिट बुक करूंगा और ये जो कॉल वाला ऑप्शन है उसको अवॉइड कर दूंगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड ऑप्शन। ऑप्शन में आपके पास राइट तो है खरीदने का उस टाइम पर, बट इफ यू ऑप्ट आउट तो आपके ऊपर वो ऑब्लिगेटरी नहीं है, ऑल्दो यू हैव टू गिव अ मिनिमल कमीशन फी फॉर दैट। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स का यूज जनरली एचएनआईज करते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स करते हैं, गवर्नमेंट खुद करती है, ठीक है, छोटे छोटे फार्मर्स भी कर सकते हैं जो कॉमर्शियल फार्मिंग करते हैं, बट यू शुड हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर दीज टर्म्स, राइट। आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज क्या है। इसका यूज आपकी मेन स्ट्रीम इनकम नहीं है, राइट, आप इससे इनकम नहीं बना सकते महीने के, और अगर बना भी रहे हो तो यू वुड बुक लॉस इन फ्यूचर, ठीक है। तो आपको जिस तरीके से बरगलाया जा रहा है यूट्यूब में, आपको जिस तरीके से बरगलाया जा रहा है जगह जगह पर, यू शुड नॉट फॉल फॉर दैट ट्रैप, राइट। की फीचर्स क्या है भाई, बोथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग अलाउ ट्रेडर्स टू कंट्रोल लार्जर पोजीशंस, क्योंकि आपको केवल गैप के लिए पे करना है, ठीक है। आपने कोई चीज खरीदी, वो बढ़ गई, ठीक, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। आपने कोई चीज खरीदी, वो गिर गई,
तो आपको बस उतने का लॉस पे करना है, ठीक है, आपको लॉस देना है, तो आप बहुत ज्यादा कमोडिटीज खरीद सकते हो विदाउट पेइंग फॉर द सेम, विदाउट पेइंग फॉर द सेम। और इसका जो कैपिटल अमाउंट आपके लिए जरूरी है वो बहुत कम है, क्योंकि आपको केवल गैप को फिल करना है। अगर आप हार गए, अगर आपको लॉस हुआ तो आप लॉस दे दोगे, और अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो बहुत छोटी सी कैपिटल में आप लगातार फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए लोग कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं, दे आर नॉट HNIs, दे आर नॉट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बट फिर भी इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसका यूज रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी किया जाता है। मैंने आपको बताया कि हेजिंग के लिए किया जाता है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अपने और डाइवर्स बनाने के लिए किया जाता है, राइट। इसके अलावा मार्केट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे कि स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड से रिलेटेड ऑप्शंस, ठीक है, कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि गोल्ड पर आपका गोल्ड पर कॉल ऑप्शन ले लेते हैं और सिल्वर पर पुट ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस लगातार प्रोपोर्शनेटली बढ़ते हैं, तो वो उनको नुकसान ना हो इसके लिए वो गोल्ड पर कॉल ऑप्शन ले लेंगे और सिल्वर पर पुट ऑप्शन ले लेंगे। सिल्वर, अगर गोल्ड बढ़ गया तो कॉल ऑप्शन में फायदा, और साथ में अगर सिल्वर उतना नहीं बढ़ी तो पुट ऑप्शन में उतना नुकसान नहीं होगा, तो ये लास्टली वो प्रॉफिट ही बुक करेंगे। इट टेक्स अ लॉट ऑफ माइंड, ठीक। देन स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल टू ऑप्टिमाइज देयर पोजीशंस। रिस्क क्या है? बहुत ही हाईली वोलेटाइल मार्केट है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैपिटल इस मार्केट में इन्वॉल्व रहती है। दे आर हाईली कॉम्प्लेक्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द नुआंसेस ऑफ डेरिवेटिव्स रिक्वायर्स ग्रास्प, सॉलिड ग्रास्प ऑफ द मार्केट, ठीक है, क्योंकि दीज आर डेरिवेटिव्स, दीज आर बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, व्हीट, ठीक है। तो किसी ना किसी कमोडिटी से अपनी वैल्यू डिराइव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स। यूज क्या है इनका? हेजिंग के लिए यूज किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। स्पेकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, आपने मान लीजिए कोई चीज खरीदनी है, कोई कमोडिटी खरीदनी है, आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है, आप उसका फ्यूचर्स में जाकर के देख लो। अब देखो रिलायंस फ्यूचर्स कहां पर है। रिलायंस फ्यूचर्स से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किधर की तरफ मूव करने वाला है, राइट। अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने वाला होगा तो हमेशा फ्यूचर्स महंगा होगा, और अगर मार्केट आगे जाके स्लम डाउन होने वाला होगा तो हमेशा फ्यूचर्स नीचे की तरफ होगा, सस्ता होगा, लोग शॉर्ट कर रहे होंगे, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। लेवरेज के लिए यूज किया जाता है वही स्मॉल कैपिटल एंड लार्ज पोजीशंस। ज्यादा कमोडिटीज आप खरीद सकते हो, रख सकते हो, उन पर ट्रेड कर सकते हो विदाउट हैविंग दैट मच कैपिटल। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, कोई इंसान नॉर्मल स्टॉक मार्केट से थक चुका है, ऊब चुका है, बहुत पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, और अपने स्टॉक्स को कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि अब मुझे थोड़ा सा एडवेंचर चाहिए लाइफ में, ठीक, और साथ ही साथ पोर्टफोलियो को डाइवर्स करना है और प्रॉफिट बुक करना है, तो उसके लिए भी इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस डिस्कवरी में भी इसका यूज हो सकता है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस में, ठीक। देन और क्या यूसेज है? प्राइस स्टेबलाइजेशन गवर्नमेंट करती है। मान लीजिए मैंने आपको एक फार्मर वाला एग्जांपल बताया कि फार्मर को अगर लगेगा कि व्हीट के प्राइसेस कम हो रहे हैं तो फार्मर जाकर के उसको पुट ऑप्शन पे डाल सकता है, फ्यूचर्स में उसको सेल कर सकता है, राइट, और बाद में जाकर के उसको खरीद सकता है नीचे के प्राइसेस पर, उससे वो अपना जो नुकसान है वो बचा सकता है। गवर्नमेंट फार्मर्स को बचाने के लिए ये काम करती है, गवर्नमेंट फार्मर्स को बचाने के लिए, कंज्यूमर्स को बचाने के लिए, कि उन पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर ना आए और फार्मर्स बहुत ज्यादा लूज ना करें मार्केट में, ठीक है, अपने प्रॉफिट्स को लूज ना करें। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट भी इस तरीके से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का यूज करती है इन एसेंशियल कमोडिटीज टू स्टेबलाइज द मार्केट, राइट। देन इससे करेंसी रिस्क मैनेजमेंट भी किया जाता है। मैंने आपको डॉलर का एग्जांपल दिया, ठीक है, कि करेंसी रिस्क, कितनी करेंसी हमारे यहां आ रही है, उसके बाद हमें किस तरीके से, मान लीजिए रुपी बहुत स्ट्रांग हो गया, तो रुपी स्ट्रांग हो गया तो एक्सपोर्टर्स को नुकसान होने लगेगा, तो धीरे 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 करके हम रुपी को नीचे ले जाते हैं। डॉलर बहुत वीक हो गया है तो डॉलर को स्ट्रांग करते हैं, जिससे कि मार्केट में बैलेंस रहे, करेंसी बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट ना हो, ठीक है। बजटरी प्लानिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है, फोरकास्ट कर सकते हैं ना हम फ्यूचर्स में जाकर के देख सकते हैं इनका क्या प्राइस होगा, ठीक है। तो इससे बाय यूजिंग कमोडिटी फ्यूचर्स गवर्नमेंट कैन बेटर फोरकास्ट रेवेन्यूज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स एंड प्लान बजट्स अकॉर्डिंगली। हम जो बाहर भेज रहे हैं गुड्स को, उनका हम देख सकते हैं कितना एक्सपोर्ट हम करेंगे और उससे हमारा कितना रेवेन्यू आएगा, ठीक है। इंटरवेंशन, मार्केट इंटरवेंशन के तौर पर भी इनका यूज किया जाता है। गवर्नमेंट्स में एंगेज इन एफएनओ मार्केट्स टू इंटरवीन एक्सट्रीम वोलेटिलिटी टू इंश्योर मार्केट स्टेबिलिटी, सेम एज द कमोडिटी प्राइस मैनेजमेंट, ठीक है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें? रिस्क मैनेजमेंट, ठीक। लॉसेस क्यों होते हैं? लोगों को रिस्क मैनेजमेंट करना
नहीं आता है, दे लैक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट प्लान। स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है। स्टॉप लॉस क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, ठीक, तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मान लीजिए आपने कोई चीज 5,000 रुपए में खरीदी, कुछ ट्रेडिंग में आपने 50,000 रुपए का मतलब अपना पोर्टफोलियो सेट किया, ठीक है, अब वो गिर करके 30,000 जा सकता है, तो आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है 45,000 पर, तो आप 50,000 से सीधा 30,000 पे नहीं जाओगे, 50,000 से सीधा 0 पे नहीं जाओगे, आप 45,000 पे आपका अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा ट्रेड, और आपका केवल 5,000 रुपए का नुकसान होगा, मतलब 10% आप लूज करोगे। तो वो मार्जिन आपको सेट करना पड़ता है कि भाई आप कितना लॉस झेल सकते हो, कितना लॉस बियर कर सकते हो, ठीक है। मार्केट इज हाईली वोलेटाइल बिकॉज एक्सट्रीम कैपिटल इज इन्वॉल्व, ठीक है। देयर आर इनएडिक्वेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। यहां पर हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। हम पढ़ते नहीं है ज्यादा, हम जाकर के सीधा कूद पड़ते हैं मैदान में, कूद पड़ते हैं बैटलफील्ड में, ठीक है। हमें पढ़ने की जरूरत है और छोटे 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 स्टेप्स लेने की जरूरत है। मतलब आप छोटे, अगर करना भी है तो छोटे ट्रेड्स करो। अगर छोटे ट्रेड्स करोगे तो उससे फायदा होगा, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए, आपको पोजीशन कितनी, मतलब कितना प्रॉफिट बुक करना है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं इस ट्रेड में 10% प्रॉफिट बुक करना चाहता हूं, मैं इस ट्रेड में 15% प्रॉफिट बुक करना चाहता हूं। अब ये जो पोजीशन आप बना रहे हो वो बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत लो भी नहीं होनी चाहिए, बहुत हाई भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। देयर इज फेल्योर टू अडेप्ट, इनेबिलिटी टू एडजस्ट स्ट्रेटजीज इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग मार्केट डायनेमिक। लोग क्या होते हैं, रेजिस्ट करते हैं, अरे ठीक है वापस चला जाएगा, अरे ठीक है वापस उठ जाएगा। नहीं उठेगा बॉस। अगर मार्केट डाउन जा रहा है, मार्केट में ब्लड बाथ आ रहा है, नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं उठेगा, ठीक है। पीपल रेजिस्ट बिकॉज दे आर बायस्ड, इसीलिए बहुत ज्यादा लॉजिकल आपका होना जरूरी है इस चीज के लिए, ठीक। साथ ही साथ यू हैव टू स्टे इन्फॉर्म्ड, आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड रहने की जरूरत है, ठीक है। लगातार न्यूज़पेपर रीडिंग, लगातार इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स की रीडिंग, इन सारी चीजों से आपको बेटर पता चलेगा उस कमोडिटी के बारे में, कहीं ना कहीं उसके बारे में डिस्कशन जरूर हुआ होगा। यू हैव टू सेट योर गोल्स, रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए कि बस इस ट्रेड में मैं इतना ही स्कैल्पिंग करूंगा, हल्का सा कमाऊंगा और मैं निकल लूंगा उससे, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपको पोजीशन साइजेस कैसे मेंटेन करने हैं, आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ठीक। उसके अलावा आप कई सारे अप्रोचेस को, जैसे मैंने आपको बताया था, स्ट्रैंगुलेशन, स्ट्रैडल, स्प्रेड, इन सारी चीजों के थ्रू अपने अपना जो ट्रेड है उसको कहीं ना कहीं मैनेज करो, ठीक। तो कंसीडर यूजिंग अ मिक्स ऑफ स्ट्रेटजीज सच एज हेजिंग, यूजिंग ऑप्शंस फॉर इनकम जनरेशन टू स्प्रेड रिस्क। स्प्रेड कैसे करते हैं, जैसे मैंने बताया, सिल्वर और आपका गोल्ड का यूज करके, ठीक है, कि दोनों प्रोपोर्शनली वर्क करेंगे, तो एक पे कॉल लगा दो, एक पे पुट लगा दो, ठीक। हेजिंग बता चुका हूं आपको, ठीक है। वी शुड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ज्यादा बढ़ाओ, ठीक। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, अगर आपके पास कोई इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है ही, तो उससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करो। अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करोगे तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, वो हमारे बिजनेसेस के लिए भी अच्छा है, और इवेंचुअली वो आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी तो लगातार एक्सपेंड कर रही है। इंडियन इकोनॉमी इज एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी, और इसको 2055 तक एक्सपेंड करना ही है, तो क्यों ना 10 साल का लगा दो एक साथ, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की तरफ ना जाकर के अगर हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें तो हमारी इनकम ज्यादा, वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा पे करेगा, ज्यादा स्टेबल रहेंगे हम, और साथ ही साथ वी विल ऑल्सो सीक एम्प्लॉयमेंट ना। ऐसे तो हम केवल एफएनओ ट्रेडिंग ही करते रह जाएंगे, वो हमारा मेन स्ट्रीम बिजनेस बन जाएगा, ठीक है, विच इज नॉट राइट। सीकिंग इजी मनी इज नॉट अ गुड थिंग बिकॉज इट कैन हर्ट यू एनी टाइम, राइट। सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दिस कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एफएनओ ट्रेडिंग आर करेक्ट, ठीक है। पहला हमारा दिया हुआ है कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट obligate the parties to buy or sell an asset at a predetermined price at a specified future date, ठीक है, बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड द बायर विद द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन बाय और सेल एन एसेट टू बाय और सेल एन एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस बिफोर और एट एक्सपायरेशन, एग्जैक्टली करेक्ट, ठीक। थर्ड है, बोथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर कंसीडर्ड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मैंने आपको बताया था बिकॉज दे डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम सम कमोडिटी एंड डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट, ठीक। वो कमोडिटी भी हो सकती है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, वो सिक्योरिटीज हो सकती हैं, वो मॉर्गेज सिक्योरिटीज, कुछ भी हो सकता है, ठीक। फोर्थ स्टेटमेंट है, पहले तीन तो सही हो गए भाई हमारे। फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज एक्सक्लूसिवली लिमिटेड टू कमोडिटीज एंड डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो नहीं, फ्यूचर्स में हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो 1 and 2 and 3
विल बी करेक्ट, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा. अगेन आई वुड से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस should not be your only source of income. It could be your alternative source of income. It could be your like leisure time का थोड़ा बहुत आपने scalping कर दिया, कुछ कर दिया. It should not be your mainstream source of income. Thank you so much.